वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर एलटी ग्रेड का आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए। तो मैं एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने जा रहा हूँ। कब भर्ती आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, क्या योग्यता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एज की लिमिट यहाँ पर क्या रखी जाती है, एलटी ग्रेड शिक्षक होते कौन है, नियुक्त होने के बाद आपको कहाँ पर नौकरी मिलेगी, कौन भर्ती कराता है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी। पहले भी यूपीपीएससी से भर्ती होती थी, अभी भी यूपीपीएससी से ही ये भर्ती होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है, नए आयोग का इसमें कोई चक्कर नहीं है। नया आयोग सिर्फ एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती कराएगा। यूपीपीएससी से राजकीय की भर्तियाँ होती रहेंगी। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 9-10 में पढ़ाने वाला शिक्षक एलटी ग्रेड का शिक्षक कहलाता है। 11वीं-12वीं वाला जो शिक्षक है वो लेक्चरार यानी जीआईसी लेक्चरार गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लेक्चरार कहलाता है। तो ये आप समझ गए। यहाँ पर हम मेन फोकस करेंगे एलटी ग्रेड पर ही, यानी कि 9-10 का जो शिक्षक है। 4600 पे ग्रेड की नौकरी है, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है। तो सैलरी को लेकर तो कोई टेंशन यहाँ पर है नहीं। एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल होता है, ये आप समझ जाइएगा। टीजीटी की भर्ती जो एडेड में होती है वहाँ पर कोई भी एज लिमिट अभी तक नहीं था। पहले ये भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता था, अब नए आयोग से होगा। लेकिन एलटी ग्रेड यूपीपीएससी से होती है, यहाँ पर एक एज लिमिट है 40 साल अपर। हालांकि कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा और उसमें आपको छूट मिल जाएगी। इंटरव्यू इसमें पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा। पिछली भर्ती आई थी 2018 में 10,768 पदों पर। अब एक नई भर्ती होनी है, इसी साल भर्ती होगी, बिल्कुल तय है, आप ये मान कर चलें। और 8 से 9,000 के लगभग के पदों पर यह भर्ती हो सकती है। 6,000 पदों का अधियाचन मिला हुआ यूपीपीएससी को, और भी कुछ अधियाचन आने वाले हैं 2500 के आसपास। तो इन पदों पर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। समकक्ष अर्हता का कुछ मामला फंसा हुआ है, ये जब क्लियर होगा तभी विज्ञापन आएगा। मान कर चलें कि 1 से 2 महीने के बाद ये भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम का पैटर्न इससे पहले ये था कि एक पेपर था जिसमें जीएस और आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरते हैं वो पूछा जाता था। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि इसमें प्री और मेंस होगा। अब प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, इसको लेकर अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्योंकि यूपीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ये साफ कहा कि हम कोई भी भर्ती अब एक स्तरीय नहीं कराएंगे भ्रष्टाचार वगैरह से बचने के लिए। तो 2 स्तरीय परीक्षा होगी। उन्होंने साफ कहा कि यदि सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा तो हम इंटरव्यू जरूर कराएंगे, और यदि इंटरव्यू नहीं है तो प्री और मेंस जरूर होगा। तो एलटी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं है, ये कन्फर्म है, यानी कि प्री मेंस होना यहाँ पर तय है। अब प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको सूचना जरूर दूंगा। हो सकता है प्री में अब जीएस पूछा जाए और मेंस में आपका पूरा सब्जेक्ट पूछा जाए, या फिर प्री में जीएस प्लस आपके सब्जेक्ट का कुछ पार्ट और मेंस में खाली आपका सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्था बनेगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, योग्यता की, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आप लोगों के आ रहे हैं। योग्यता दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में। संबंधित विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन, बैचलर्स आपका होना चाहिए, और आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी कुछ भी नहीं चलेगा। डिप्लोमाधारी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। बीएड ही लगता है एलटी ग्रेड के लिए। एक एक सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हर विषय की कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है। तो ये आपके लिए जाना जरूरी है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप किस विषय से आवेदन करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड में, जो भर्ती भविष्य में देखने को मिलेगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम नोटिफिकेशन देखते हैं, जो पिछला वाला आया था 2018 में, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास बदलाव होता नहीं है। ये है दोस्तों पिछला नोटिफिकेशन एलटी ग्रेड का, जो 2018 में आया था। काफ़ी बड़ी भर्ती थी ये, 10,768 पदों पर ये विज्ञापन आया था। एलटी ग्रेड में पुरुष और महिला की सीटें अलग होती हैं। पुरुष और महिला पर महिला सेलेक्ट होती हैं। ये आप देख सकते हैं, पुरुष की 5,364 सीटें थी और महिला की कुल सीटों की संख्या 5,404 थी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट की योग्यता पर बात करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट को। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का। अब हिंदी पुरुष हो महिला हो, या किसी भी पुरुष और महिला का जो योग्यता है उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। तो ये आप देखिए हिंदी की योग्यता। हिंदी की योग्यता में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी हिंदी में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती है, लेकिन एलटी ग्रेड में ये बिल्कुल अनिवार्य है कि हिंदी से यदि आप एलटी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका इंटर में संस्कृत होना ही होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में यानी बीए में आपने एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ा हो। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक विषय आपने 3 साल पढ़ा हो, इस प्रकार की कोई भी अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। तो 2 साल तक यदि आपने हिंदी पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में तो आप
बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। परसेंटेज की भी कोई बाध्यता नहीं है कि 50% ही होना चाहिए आपका, तो इसको लेकर भी आप टेंशन फ्री हैं। बस यहाँ पर हिंदी के लिए योग्यता में सबसे बड़ा जो कॉम्बिनेशन है वो है इंटर में संस्कृत का होना। बाकी चीज़ें नॉर्मल ही हैं और बीएड आपका होना ही चाहिए। सी टेट, यूपी टेट या किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे सीधे इस भर्ती में फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी। वहीं पर टीजीटी हिंदी की योग्यता ये होती है कि यदि आपका इंटर में संस्कृत है तो बीए में आपका सिर्फ हिंदी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही वाली योग्यता। लेकिन टीजीटी हिंदी में एक और ऑप्शन मिलता है कि यदि आपने अपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो फिर इंटर में संस्कृत हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एलिजिबल रहते हैं। लेकिन ये विकल्प यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर आपका इंटर में संस्कृत होना ही चाहिए। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। बहुत सारे ऐसे छात्र थे 2018 में जो सेलेक्ट हुए लेकिन उनका इंटर में संस्कृत नहीं था और वो मामला आज भी फंसा हुआ है, तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। बात करते हैं एलटी अंग्रेजी इंग्लिश की योग्यता क्या है। तो इसमें कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। आपका अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक हो, बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं, कोई समस्या नहीं है। मैथ्स की बात कर लेते हैं, गणित का, तो गणित भी आपने पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में और बीएड हो तो आप मैथ्स से एलिजिबल हैं। विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि है तो ही आप साइंस से फॉर्म भर पाएंगे। तो बीएससी में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और रसायन, केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए और फिर बीएड होना चाहिए तो आप साइंस से एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया साइंस यानी विज्ञान। एक और दोस्तों विज्ञान से संबंधित विषय है, देख सकते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की अलग से भर्ती आती है और जीव विज्ञान की योग्यता भी आप समझिए क्या है। तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए तो आप जीव विज्ञान से एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है, इसे हम लोग समझते हैं। तो ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय यदि आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं और बीएड आपने किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इनमें से कोई भी 2 विषय आपने 2 साल पढ़े हो अपने बीए में तो आप एलिजिबल रहेंगे एसएसटी से यानी सामाजिक विज्ञान से। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीएड दोस्तों कंप्यूटर में भी लगता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। काफ़ी लोग इसको लेकर सवाल पूछते हैं, तो साफ साफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड यहाँ पर भी लगेगा। ग्रेजुएशन में क्या क्या चीज़ें हों, यदि आपका बीटेक है या बीई है कंप्यूटर साइंस में तो ही आप एलिजिबल रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। बीटेक मैकेनिकल से या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप एलिजिबल नहीं है। आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए अथवा आपका कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक है, बीएससी भी आपका है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक हैं तो भी एलिजिबल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हैं तो भी एलिजिबल हैं। या फिर आपने नाइलिट से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, बीएड यहाँ पर लगेगा। उर्दू की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका उर्दू हो एक विषय और बीएड हो तो आप उर्दू से एलिजिबल रहेंगे। जीव विज्ञान मैंने आपको पहले बता दिया। संस्कृत की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत हो और बीएड हो तो संस्कृत के साथ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपका हिंदी होना चाहिए, लेकिन हिंदी के साथ इंटर में संस्कृत की बाध्यता होती है। ठीक है, तो संस्कृत की एलिजिबिलिटी आसान है, हिंदी की कठिन है। कला की बात करते हैं, कला को लेकर काफ़ी विवाद होता है और हमेशा से कुछ न कुछ इसके मामले फंस जाते हैं। कला का योग्यता ये है कि आपका ग्रेजुएशन में कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक हो और फिर आपका बीएड हो। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो एकल विषय से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो यहाँ पर चलता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। आप कभी भी एकल विषय से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटर में संस्कृत नहीं था, बीए में सिर्फ हिंदी पढ़ा है और इंटर में आपका संस्कृत नहीं है, तो आप बाद में चाहें तो एक विषय से संस्कृत से इंटर अपना कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है या फिर जो भी कट ऑफ डेट डिसाइड होता है नोटिफिकेशन में, उस दिन तक आपकी सभी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर अपीयरिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरने के बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कोई एक पेपर से एग्ज़ाम दें तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। कला हो गया। फिर संगीत की बात करते हैं तो संगीत में भी बीएड लगता है और ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में आपने संस्कृत पढ़ा हो या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, यहाँ से आपने कोर्स किया हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। वाणिज्य की बात करें कॉमर्स की तो आपका ग्रेजुएशन वाणिज्य में होना चाहिए, यानी कि आपने बीकॉम किया हो और बीएड किया हो तो आप कॉमर्स एलिजिबल रहेंगे। बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की
तो यहाँ पर बीएड नहीं लगता है। अब ये शारीरिक शिक्षा पहला आपने देखा जहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए आपका बीपीएड होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए जो कोर्स होता है। तो आपका यहाँ पर सिंपल स्नातक में किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो। यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और फिर बीपीएड, तो आप शारीरिक शिक्षा से एलिजिबल रहेंगे, बीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। गृह विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आपका एक विषय ग्रुप में गृह विज्ञान होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर है कृषि या उद्यान कम, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन में कृषि या उद्यान कम हो और फिर आपका बीएड हो। आयु सीमा मैंने आपको पहले बताया था 21 से लेकर 40 साल होती है। आयु सीमा में छूट भी मिलती है कैटेगरी वाइज। एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक क्या था एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहले ये था कि 30 प्रश्न आपके जीएस से आते थे और 120 प्रश्न आपके विषय से। टोटल 150 प्रश्न आते थे 2 घंटे में। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, 150 अंकों का ये पेपर, यानी कि क्वेश्चन 1 नंबर का। एसएसटी को लेकर कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 4 विषय मांगा जाता है, उसमें से हमने कोई 2 विषय पढ़ा है, हमने आवेदन तो कर दिया एसएसटी का, तो हमें एग्ज़ाम में कौन से विषयों के प्रश्न हल करने होंगे, क्या चारों विषयों के प्रश्न हल करने होंगे? तो उसको लेकर यहाँ पर स्पष्टीकरण है। आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला पद हेतु जो 4 विषय होते हैं, तो आपको पेपर में चारों खंड मिलेंगे, जिसमें से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय शामिल होंगे। प्रत्येक खंड से 60-60 सवाल होंगे। अभ्यर्थी उक्त चारों खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन कर सकता है, किन्हीं भी 2 खंडों का आप उत्तर दे सकते हैं। तो आपके विषय से आपको 120 प्रश्न हल करने होते हैं, तो आप किसी भी 2 खंड के 60-60 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका 120 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों को डाउट होता है मिनिमम पासिंग नंबर को लेकर। तो यहाँ पर 40% मांगा जाता है मिनिमम पासिंग नंबर जनरल ओबीसी के लिए और 30% होता है एससी एसटी के लिए। तो ये जो मिनिमम पासिंग नंबर है दोस्तों, ये आपका जीएस और विषय आपका मिलाकर होता है। दोनों में अलग अलग आपको 40% या 30% नहीं लाना होता है। अब तो प्री मेंस होना है, तो उसके हिसाब से देखना होगा कि क्या दोनों में ये 40% कंपलसरी मांगते हैं। ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में सारी जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।